नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। निशाने पर मोदी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने पर खंजर का काम कर रही है। उन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने के संबंध में खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर यह दावा किया है कि मोदी सरकार की शून्य टीका नीति यानी जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने पर खंजर का काम कर रही है। ये दुखद सच है। बेरोजगारी दर की तिहाई के आंकड़ों पर पहुंचने के संबंध में एक खबर को लेकर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से एक कटाक्ष करते हुए कहा कि एक व्यक्ति और उनका अहंकार है, एक वायरस और उसके कई स्वरूप हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में सरकार की टीकाकरण नीति को लेकर लगातार उस पर हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा ने उन पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप भी लगाया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। टीकाकरण नीति को लेकर सरकार विफल है, इस तरह के आरोप जो है वो यहां पर राहुल गांधी ने लगाए हैं कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने तंज कसा है। इसके साथ ही भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है वैक्सीनेशन नीति। तो सीधे सीधे वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर जो है वो तंज कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा उन्होंने निशाना यहां पर साधा है। इससे पहले अगर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को एक आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी छवि के लिए उनकी सरकार के किसी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर बोलने को मजबूर हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा था कि प्रधानमंत्री की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग के मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। वहीं कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने शुक्रवार को संवाददाता एक सम्मेलन में यह दावा किया था कि टीकाकरण की जो गति अभी चल रही है वो यदि इसी प्रकार से चलती रही तो उसके पूरा होने में 3 साल लग जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नौटंकी के कारण कोरोना की दूसरी लहर यहां पर आई है। तो इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद रहेंगे, जिसमें बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वदेश शर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है और पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो यहाँ पर बीजेपी से जो धैर्यवर्धन शर्मा है उनसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से टीकाकरण यहाँ पर चल रहा है और विपक्ष जो है वो लगातार टीकाकरण को लेकर निशाने पर लेकर आ रही है सरकार को, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनके पास कोई काम नहीं होता, वो केवल जुबान चलाते। आप मुझे बताइए कि गांधी परिवार के तीनों माननीय लोग, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हिंदुस्तान में कहीं सेवा कार्य करते हुए दिखे आपको? कहाँ कहाँ पर उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन से कैंप लगवाए, राजीव गांधी फाउंडेशन से कितना पैसा उन्होंने केंद्र सरकार को या किन्हीं और सेवा भावी लोगों को या अपनी ही कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को दे दिया, वे बता दें। ये तमाशबीन लोग हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ये चाहते थे कि कोरोना कंट्रोल में ना आ पाए, ये लाशों का सिलसिला बरकरार रहे ताकि इनको राजनीति करने का, ट्वीट करने का अवसर लगातार मिलता रहे। कैसे ये आप कह रहे हैं कि भारत माता के सीने में खंजर है, हम शून्य पर कैसे खड़े? कितनी तादाद में हम लगातार कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस सरकार की, जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें, वो बताएं कि उनको वैक्सीन कहां से मिला है। इटली से मिला है, सोनिया गांधी जी के कांग्रेस मुख्यालय से मिला है, और हर रोज वैक्सीनेशन हो रहा है और दोनों परिस्थितियों में हो रहा है। पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को जिनको हुआ उनको दूसरा डोज मिल गया, वह भी काम जारी है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को मिले, वह भी काम चल रहा है। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी यहाँ पर हैं, उनसे भी यहाँ पर इस विषय में बात कर लेते हैं। स्वदेश शर्मा जी, सिर्फ एक सीधा सा सवाल आपसे यह है कि लगातार आप सवाल उठा रहे हैं जो सरकार है उसके ऊपर, तो इन सवालों का क्या तथ्य है आपके पास में? सवाल उठाने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है। और संविधान में जो मेरे पर विफल रही है और पहलुओं पर सवाल उठाना लाजमी। और मीडिया मुझको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, पता नहीं कुछ आवाज चेक कीजिए, आप आवाज चेक कीजिए, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी। कोई सुन पा रहा है? बिल्कुल, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अभी ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है जी, बोलिए। देखिए,
तो ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि व्यवस्था अगर गड़बड़ हो रही है सरकार की तो हम उस पर सवाल खड़े करें, और जनता के लिए हम काम करते हैं। देश की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने जनता के लिए काम किया, कुर्सी के लिए काम नहीं किया। रहा सवाल वैक्सीनेशन की बात पर आ जाते हैं सीधे मुद्दे पर। वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है, ठीक है, हमने नहीं कहा कि भाई 650 करोड़ आपने विदेशों को प्रदाय कर दी वैक्सीन, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को वैक्सीन से क्यों महरूम रख रहे हो, क्यों उनसे उन्हें दूर रख रहे हो? आपको ये समझना चाहिए, समझने की जरूरत है। शिशु से लेके वृद्ध तक सभी को कोरोना वायरस लग सकता है। ये कोई चुनाव नहीं है जो 18 साल से ऊपर के लोग ही मतदान कर सके। ये एक वायरस है, इस वायरस के इंतजाम किए जाने चाहिए। इनकी रेट की अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि मैं विद्वान प्रवक्ता देववर्धन शर्मा का बड़ा आदर करता हूँ, और ये पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता है, तो इन्हें भी ये पता होगा कि हम संघीय देश हैं, और संघीय देश में एक व्यवस्था है कि किसी भी तरह की कोई आपदा आ जाती है, ऐसे में उसके निराकरण के लिए अगर वैक्सीनेशन हो या कुछ भी हो, केंद्र राज्यों को उपलब्ध कराता है। ये संघीय व्यवस्था में निहित है। तो ऐसी स्थिति में आप ग्लोबल टेंडर करवाने पे मजबूर कर रहे हो प्रदेशों को। प्रदेश मतलब आपस में कंपटीशन करें कि भाई हमारा ग्लोबल टेंडर ये रहा तो दूसरे राज्य का ये रहा। अरे अलग अलग रेट भी नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सबको समान रेट होना चाहिए, एक वैक्सीन एक रेट। नहीं, ठीक है, आपकी बातें यहाँ पर मानी, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जिस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो टीकाकरण को लेकर हो, यहाँ पर अभी जिस तरीके से भयावह मंजर हमने सबने देखा है, उसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं नियंत्रण तो किया है। आप उसको लेकर क्यों नहीं बात करते? जो नहीं कर पा रहे हैं आप उसको लेकर लगातार तंज कस रहे हैं। देखिए तंज कसना नहीं होता है। गंगा जी में डेथ बॉडी तैरती हुई सबने देखी है, पूरे विश्व के मीडिया ने प्रकाशित किया। यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल 2 जजों की बेंच ने, चंद्रचूड़ और मिस्टर भट्ट, 2 लोगों की बेंच ने ये निर्णय दिया है, सवाल खड़े किए सरकार से कि आप केंद्र हो, केंद्र का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ हो। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है इस देश में, और आपकी व्यवस्था है। आप डिजिटल भारत की बात करते हो, जहाँ शहरी लोगों टीकाकरण रजिस्ट्रेशन कराने में 8-8 दिन युवाओं को इंतजार करना पड़ा है। ग्रामीण अंचल पे जो गरीब मजदूर युवक है, उनका क्या हो रहा होगा? वो तो एक फोन भी नहीं चलाते। कई परिवार ऐसे देखेंगे जिनमें एक फोन है, वो भी कौन सा वाला, कीपैड वाला, वो फोन नहीं है एंड्रॉइड कि वो रजिस्ट्रेशन कर सके। तो आप डिजिटल भारत की बात करते हो। आप सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी इतने प्रचार प्रसार के शौकीन हो, आप वैक्सीनेशन पे अपनी फोटो लगवा लेते हो। अरे मैं कहता हूँ इतने ही शौक है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करो, उसमें भी फोटो लगवाओ अपनी। ये क्या राजनीति कर रहे हो आप? आपको देश के प्रति लगा होता तो आप 5-5 राज्यों में चुनाव करा के 150 रैलियां नहीं कर रहे होते। आपने मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन जबरन का थोपा है दमों का, और मध्य प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। आज मध्य प्रदेश के क्या पूरे देश के हालात क्या है? ठीक है स्वदेश शर्मा जी, सवाल खड़े तो हम ठीक है ना, और भी समय है ना अपने पास में बात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश शर्मा जी, कांग्रेस और बीजेपी को 1 मिनट अपन साइड में रख देते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है कि लगातार जो काम यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर किया जा रहा है, महामारी से निपटने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, वो कितने सही है? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जा रही है, नियंत्रण यहाँ पर किया गया है, जिस तरीके से अभी आंकड़ों की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं जो कमी आई है उसको भी आप और हम सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी विपक्ष इस तरीके से बार बार तंज कस रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर आपने खुद ही कहा कि भाजपा और कांग्रेस को किनारे रख करके अपन सरकार के काम पर अगर बात करें तो मेरी दृष्टि में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, जो जहां पर जो राज्य सरकार है, इस समय भारत की राज्य सरकारें एक प्रकार का गुलदस्ता है। हर दल की सरकारें हैं, मिली जुली भी हैं, कम्युनिस्टों तक की सरकारें हैं। मैं समझता हूँ सारी सरकारों ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पर अच्छे काम किए हैं। और सरकार, कोरोना चूंकि अचानक आया, कोरोना चीन से आया, ये पता नहीं था कि कोरोना आने वाला है। पता होता है अपन को बरसात है तो अपन घर में बरसाती खरीद लेते हैं, पता चलता है ठंड आने वाली तो कोट सिलवा लेते हैं। अब अचानक अगर ओले गिर रहे हैं, अचानक अगर बिजली आ रही है तो उससे तो नुकसान होगा ही। तो ये अचानक आया है, और इस अचानक में पूरी दुनिया परेशान हुई है। जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका, वो सबसे ज्यादा 6 लाख मौतें हुई हैं उनके यहाँ, और जबकि उनके यहाँ की आबादी 32-33 करोड़ की है। तो कहने का मतलब सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित भी किया है इसको। मैं समझता हूँ सरकार के कामों की तो इसमें सराहना की ही जाना चाहिए। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को आरोप लगाने का, कमी निकालने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संयम, ये मर्यादा रहनी चाहिए
कि आरोप राजनीति की सीमा में हो, राष्ट्र के ऊपर, भारत के ऊपर, भारत माता के ऊपर, हम अस्तित्व के ऊपर, मान के ऊपर, उस पर आक्षेप न लगे, इसकी चिंता स्वयं आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, आत्म अनुशासन राजनीतिक दलों को और वक्ताओं को रखना चाहिए। क्योंकि और इस वक्त ये मौका ऐसा नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे की गलती निकालें, और एक दूसरे की अगर गलती निकालेंगे तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि झगड़ा शक्ति सिंह और राणा प्रताप का था चित्तौड़ में, अगर अकबर ने आक्रमण किया और शक्ति सिंह चला गया, क्या इतिहास शक्ति सिंह को माफ कर पाया है? झगड़ा आपस में था मीर जाफर का और सिराजुद्दौला का, उस मीर जाफर अंग्रेजों के साथ चला गया तो क्या उसको माफ कर पाया? तो जो लोग इस वक्त राष्ट्र के साथ सारे संघर्ष में साथ हैं वही सम्मानित होंगे, और जो इस वक्त राष्ट्र के, समाज पर और मानवता के संकट में सरकार पर हमला कर करके उसको घेरने की कोशिश करेंगे, उसमें सरकार की एनर्जी लॉस होगी। तो मैं समझता हूँ इतिहास आगे चल करके इनको अलग श्रृंखला में रखने वाला ही है। बिल्कुल। चलिए, धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपने पूरा वाक्य यहाँ पर सुना ही होगा किस तरीके से बात और जो यहाँ पर की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ थे उन्होंने भी कई तरीके की बातें यहाँ पर की। क्योंकि राजनीतिक परिक्षेप को मैंने इसीलिए अलग किया था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी जो है वो अपनी बातें करती है, कांग्रेस जो है वो अपनी बातें करती है, तो यहाँ पर जो भी बातें थी वो सामने आई है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि जिस तरीके से बार बार रडार पर आया जा रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, मौतें हो रही हैं, गंगा किनारे लाश सबने देखी है, इस तरीके की चीजें लेने के बाद में आप क्या कहेंगे? देखिए, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, और हिंदुस्तान में विविधता भरा देश है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं, शिक्षा का भी एक मामला है, जागरूकता और नासमझी का भी हिंदुस्तान में मामला है। इसके बावजूद भी भारत सरकार और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन हुआ है, ये बहुत प्रशंसा की बात है। और ये सिद्ध कर रहा है कि सभी सरकारें और चिकित्सा विभाग पूरी शिद्दत के साथ लोगों को सुरक्षा चक्र के दायरे में लाना चाह रही है। अब आरोप लगाने के लिए तो मैंने बताया ना कि स्वदेश शर्मा जी निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो उनकी मजबूरी है राहुल गांधी जैसे अजीब और गरीब नेतृत्व का भी संरक्षण करना और उनका बचाव करना। करेंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। पर आप मुझे बताइए, 20 करोड़ लोगों से अधिक को वैक्सीनेशन कर दिया, आप कह रहे हैं कि भारत माता के सीने में खंजर घोंप दिया। अरे खंजर घोंपा की सुरक्षा चक्र की लेयर तैयार की है, ये बहुत अजीब और गरीब बात है। और इनका ननिहाल इटली, वह कोरोना से पीड़ित रहा है। चलिए, वहाँ बता दें क्या? ठीक है, मुद्दे पर ही रहेंगे। स्वदेश शर्मा जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। जी स्वदेश जी। मैं धैर्यवर्धन शर्मा जी का बड़ा आदर करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, रमेश शर्मा साहब का प्रणाम करता हूँ उनको। उन्होंने कहा चीन का कोरोना था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको इंडिया वेरिएंट कोरोना की संज्ञा दी। माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत की बात कर रहा हूँ, और मीडिया के, पूरे विश्व के मीडिया ने इसको इंडिया वेरिएंट कोरोना के नाम से प्रकाशित किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में अगर यहाँ से कोई व्यक्ति पहुंच गया तो वहां के टैक्सी ड्राइवर ने इंडिया कोरोना वेरिएंट करके उनका संबोधन किया और उनको टैक्सी में बैठने से मना किया। तो ये इंडिया वेरिएंट कोरोना क्यों बना, इसका सबसे बड़ा रीजन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज तक 7 साल में पत्रकारों से कभी रूबरू नहीं हुए। वो मन की बात कहते हैं, जन की बात कभी नहीं सुनते। जन की बात सुनते होते तो ऐसे कोरोना पीक में 150 रैलियां माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की, 150 5 राज्यों में चुनाव कराए। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आपदा के समय में, विपदा के समय में क्या चुनाव टाले नहीं जा सकते थे? क्या चुनाव आयोग की सर चुनाव पे, स्वदेश जी, चुनाव पे ना ही जाए तो अच्छा है, चुनाव में ना ही जाए तो अच्छा है। मेरी बात सुन लीजिए ना, चुनाव पर हम ना ही जाए तो अच्छा है। अभी हम चुनाव पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं। चुनाव आपके साइड से भी हुआ है, विपक्ष में आप भी थे, आप भी उस चीज को बोल सकते थे कि नहीं करना है। मैं वही बोल रही हूँ, अपन चुनाव पे तो चर्चा नहीं करें यहाँ पर। अगर कोरोना को भगाने के लिए आप तत्पर थे, तैयार थे, तो आपको इंतजाम किए जाने चाहिए थे। ठीक है, तो आप भी मना कर देते, विपक्ष में तो आप भी बैठे थे, आप भी नहीं कराते चुनाव, आप भी मना कर देते कि हम नहीं लड़ रहे हैं। कल आप ही सब कहते कि कांग्रेस चुनाव छोड़ के भाग गई, चुनाव तो फिर भी होता है। अरे तो भाई जनहित इसीलिए कह रही हूँ स्वदेश जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ चुनाव पे हम चर्चा नहीं करते हैं। आप एंकर हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप एंकर हैं, आप प्रवक्ता नहीं है, एंकर हैं आप सवाल कीजिए, लेकिन आप भाजपा के पक्ष में बोल करके मुझे तो मेरा आप अगर किसी चीज को साइड में लेकर जाएंगे तो मैं तो बीच में इंटरप्ट करूंगी ना सर।
चुनाव कोरोना की मेन जड़ है। ठीक है, लेकिन हम उस पर बात करने अभी नहीं बैठे हैं स्वदेश जी। जो लाखों लाशें गंगा में तैरती नजर आई है, इसके पीछे चुनाव स्वदेश जी, अगर आप ही को बोलना है तो फिर आप ही चर्चा कर लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, सारे लोग चुप हो जाते हैं यहाँ पे। आप बोलिए ना, आप बोलिए, मैं सुन लेता हूँ आपको। कितनी देर से बोल रहे हो, चुनाव पे चर्चा नहीं करना है, हमको कुछ और भी बातें करनी है, कुछ और चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो उन डिस्कस में आप बोलिए ना, दूसरे लोगों ने जो बात रखी उसका तो जवाब आप देना सुन भी कहाँ रहे ड्यूटी हैं? है। कहाँ सुन रहे हैं आप? आपके माध्यम से प्रदेश देखे तो, सुने तो कि दूसरे लोगों ने क्या कहा है, वो सच्चाई क्या है। सबको मौका मिल रहा है, उनको इंटरप्ट करके मैंने आपको मौका दिया, आपको इंटरप्ट करके उनको मौका दे रही हूँ। सर सुनिए तो सही आप भी। आप बोलिए, आप पूछिए ना, हमसे क्या जवाब चाहते हैं, सवाल कीजिए आप। बिल्कुल, आपसे यही जानना चाहूँ, वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर बात लगातार की जा रही है, वैक्सीनेशन को लेकर यहाँ पर तंज कसा गया है, तो वैक्सीनेशन को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर हुए हैं, उसके बाद में भी यहाँ पर तंज कसा जा रहा है। मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि 8-8 दिन युवा अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8-8 दिन इंतजार करता है। 8 दिन बाद उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है इस बात की। लोग परेशान है। डिजिटल इंडिया की बात किया जाए ना, तभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को लताड़ लगाई। कल सोमवार को आपने भी देखा होगा, तो अपडेट होंगे क्यों लताड़ के पीछे कारण यही था कि डिजिटल भारत की आप बात कर रहे हो, लोग वैक्सीनेशन के लिए परेशान है, क्यों खंजर भोंका जा रहा है देश की छाती में, ये वजह ये है। ठीक है, ठीक है धैर्यवर्धन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे भी सवाल मेरा सिर्फ यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जो तंज कसा जा रहा है, अमेरिका के बाद में दूसरा हमारा नंबर यहाँ पर आता है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन सबसे कम समय में हमने किए हैं, उसके बाद में भी तंज जो यहाँ पर कसा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? मुद्दे से ना भटकते हुए आप भी जवाब दीजिएगा सर। स्वदेश शर्मा जी बड़े धीर गंभीर और शालीन प्रवक्ता है, और पता नहीं कांग्रेस के कुछ 2-3 बदतमीज प्रवक्ताओं की इन पर काली छाया पड़ गई, या उनका झूठा इन्होंने पानी पी लिया कि आज बहुत उत्तेजित होकर और ट्रैक छोड़ करके बात कर रहे हैं। मेरा इतना सा निवेदन है कि देखिए, मैंने तो किसी राज्य सरकार की आलोचना भी नहीं की, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, वैक्सीनेशन सब लोग कर रहे हैं, और वर्तमान हालातों में जितनी ताकत से किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज के डिबेट का ये विषय नहीं है, पर फिर भी मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, कि अब तक ये हालात होते थे कि भारत कटोरा लेकर के या हाथ फैला करके दूसरे देशों के सामने खड़ा रहता था कि हमको वैक्सीन दे दीजिए, साइंटिस्ट आपके हैं, आप बना लेते हैं, हमें दे दो, और 15-15 साल 20-20 साल इंतजार करना पड़ता था, तब हमको मिलती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के काल में भारत के महान वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार की समर्थन के कारण से और उत्साहवर्धन के कारण से कोवैक्सीन नामक टीका पूर्ण स्वदेशी टीका बनाया। कोविशील्ड का प्रोडक्शन हमने किया, तमाम दवाइयों का प्रोडक्शन हमने कर लिया। तो आप कल्पना करिए, ये अंतरराष्ट्रीय बाजारवाद है, पूंजीवाद है। दूसरे देश सोच के बैठे थे कि जब भारत जैसे बड़ी आबादी के देश में कोरोना फैलेगा तो हम अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस करेंगे, हम मुंह मांगी कीमत पर वैक्सीन पहुंचाएंगे, मुंह मांगी कीमत पर दवाइयां पहुंचाएंगे, मुंह मांगी कीमत पर हम वेंटिलेटर्स देंगे। और भारत ने सबको आईना दिखा दिया कि हम सक्षम हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे जानकार, हमारे व्यापारी, सब लोग मिलकर के इस मुसीबत का सामना खुद करेंगे। चलिए, और हमने सामना किया है। ठीक है, इसलिए आपको भी संयम रखना चाहिए, और राहुल गांधी जी को तो और ज्यादा संयम रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्ची कुछ कांग्रेस का सभा सत्यानाश करने पर क्यों उतारू है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं स्वदेश जी। जी स्वदेश जी बोलिए। जी, आप एक अच्छी पत्रकार है, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये बताइए, कोरोना वायरस उम्र देखकर आता है? क्या ये शिशु से लेकर के वृद्ध तक किसी को नहीं आएगा? क्या ये मतदान है जो 18 साल से उम्र के ऊपर वाले लोग ही मतदान कर सकेंगे? क्या इंदौर में 1 से लेके 17 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना पीड़ित पाए गए कि नहीं पाए गए? क्या 4 लोगों की मृत्यु हुई या गलत हुई, क्या सही हुई है? ये 17 साल की उम्र तक के लोगों को कोरोना हुआ है, क्या उनका अधिकार नहीं कि उनका वैक्सीनेशन हो? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे प्लेग हो, चेचक हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, डिप्थीरिया हो, कोई भी महामारी आई है, सरकारों ने निपटाया। जवाब दूंगा मैं।
ठीक है कि भाई पहले हम 45 का लगाएंगे, फ्रंट लाइन वर्कर को लगाएंगे, ठीक है, तो ले उसके लेते बाद ना हम जवाब। 18 तक को लगाएंगे। ठीक है स्वदेश जी, ये यहाँ जवाब पर ले लीजिए उनसे। समय की थोड़ी सी कमी है, जवाब ले लेते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब ले लेते Actually, हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर हास्यास्पद दीजिएगा। सवाल है, ये बहुत ही हास्यास्पद सवाल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को अभी टीकाकरण किसी भी देश में प्रारंभ नहीं हुआ। फाइजर ने प्रारंभिक तौर पर प्रयोग किया है है ना ये, और वो भी परीक्षण के दायरे में। कोरोना और को आए वो भी हुए ये कह रहा है कि भारत में हम वैक्सीन लेकर के आएंगे तो सरकार को गारंटी देनी होगी कि कोई साइड इफेक्ट हुआ, कुछ गड़बड़ हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी हमारे करोड़ों नौनिहालों की जिंदगी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? जब उसके रिसर्च पूरे हो जाएंगे तब हम उस आबादी के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ करेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आपका सवाल बेहुदा है, हास्यास्पद है और गैर गंभीर है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है दरवर्धन शर्मा जी, बहुत अच्छी बात। समय की बहुत कमी है यहाँ पर, उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा होगा। अंतिम सवाल मैं यहाँ पर सिर्फ रमेश शर्मा जी से लेना चाहूंगी। रमेश शर्मा जी, इस पूरे वाक्य का अगर हम निष्कर्ष निकालें, पूरा सार निकालें, जितनी भी अभी बातें यहाँ पर हुई हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से तंज यहाँ पर कसा जा रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाने की बात यहाँ पर देखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तंज, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। हाँ, संक्षिप्त में एक नंबर पर तो यह है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार के काम की साधुवाद दिया ही जाना चाहिए कि सरकार के काम है कि हमारे यहाँ जो कोरोना की वृद्धि दर है वो कम हुई है, सुधार का काम ज्यादा हुआ है और हमने बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया। दूसरा ये जो सवाल आया है कि साहब क्या सबको जरूरत नहीं है, बच्चों को क्यों नहीं है, हमेशा याद रखिए अगर लोग ज्यादा हैं और गुलाब जामुन कम है तो जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको पहले दी जाती है, दूसरा डब्बा आएगा तो दूसरे को दे देंगे, तीसरा डब्बा आएगा तो तीसरे को दे देंगे। मैं समझता हूँ सरकार का ये निर्णय कि हम बुजुर्गों का सम्मान पहले करें, तो उन्होंने जो सीनियर सिटीजन को उसके बाद धीरे धीरे जो क्लास उतारा, मैं समझता हूँ सरकार के इस निर्णय का भी स्वागत किया जाना चाहिए। आज जबकि बुजुर्गों को लोग फेंक रहे हैं, बुजुर्ग आश्रम में जा रहे हैं, कहीं कहीं पड़े हैं, ऐसी स्थिति में अगर सरकार ने सम्मान किया और बुजुर्गों से कहा कि घर में से ना निकले और पहला टीका हम आपको लगाएंगे, मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है, यहाँ बड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का, धैर्यवर्धन शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी और रमेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर निशाने पर मोदी हैं और किस तरीके से कांग्रेस लगातार तंज कस रही है, आपको जाते जाते एक वाक्य और यहाँ पर बताते जाते हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। अब इस पर हमने यहाँ पर चर्चा की, हालांकि निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है, निष्कर्ष वही निकला है जो बीजेपी अपनी बात यहाँ पर करी है, कांग्रेस ने अपनी बात यहाँ पर करी है, लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई है कि इससे भी दो राय नहीं है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सरकार ने वाकई में नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जितनी जनसंख्या हमारे पास में है और जितने लोग यहाँ पर मौत के मुंह में जा रहे हैं उनको बचाने का जो काम सरकार ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।